हेलो हेलो वेलकम्स यू ऑल इन टॉप स्कोरर चैनल। तो आप सबों का टॉप स्कोरर चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो टॉपिक क्या है आज का? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों, आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे आपके सामने। पहला क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये 3 टॉपिक आज इस वीडियो में कवर होंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और जो भी बच्चे पहले वाले सीरीज नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो मैट्रिक्स का, वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो को पहले देखिएगा, फिर इस पे आइएगा। फिर आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? तो जब किसी भी मैट्रिक्स में, सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो पहले वाले वीडियो में मैं चर्चा किया था उस पर एक हल्का सा रिवीजन करा देता हूं मैं आपको, कि अगर कोई बच्चा अगर कोई भूल रहा होगा कुछ भी तो उसका रिवाइज हो जाएगा चीज़। तो मैं कल बताया था कि मैट्रिक्स जो होता है, ये मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहली बात, ये मैट्रिक्स का m इंटू एन क्या होता है? ये बताता है कि कितने रो है कितने कॉलम है। पहले वाला रो बताता है, दूसरा वाला कॉलम बताता है। m बताता है रो को, n बताता है कॉलम को। ये मैंने कल बताया था। दूसरी बात, ये सारे क्या बताते हैं? पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स। ये पहले रो में है, दूसरे रो में है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम में है। तो यहाँ पे 2 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया, इस तरीके से हो गया। उसके बाद में बताया था कि मैट्रिक्स को जो है, इसमें अगर अगर सारे मैट्रिक्स के डायगोनल में एलिमेंट रहेंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएंगे। अगर डायगोनल में सेम एलिमेंट रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएंगे। अगर डायगोनल में सिर्फ 1 रहेंगे तो उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आप प्रीवियस वीडियो पे जाके हर चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कुछ नहीं करते, चेंज रो इनटू कॉलम, बस। ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। चेंज रो इनटू कॉलम। मैट्रिक्स के जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, बस। वही हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो रो है उसको कॉलम में चेंज करना है। तो इस मैट्रिक्स में रो आपका क्या है? देखिए, ये आपके रो नंबर 1 हो गए, ये आपके रो नंबर 2 हो गए। कल मैं बताया था ये रो होते हैं और ये कॉलम होते हैं। लंबे खड़े जो होते हैं स्टैंडिंग पोर्शन में, ये कॉलम होते हैं। तो एक दो 3 कॉलम हो गए, 1 2 रो हो गए। बीच वाले तो खाली है ना, बीच वाले को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक ना। ये तो ये 2 रो हो गए, 1 2 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए। तो इस रो को करना क्या है? कॉलम बना देना है और कॉलम को रो बना देना है, बस बात खत्म है। तो मैंने 2 4 5 को इस तरीके से लिख दिया। 2 4 5 जो रो में थे उसको मैंने कॉलम में पोजीशन में डाल दिया, और नीचे वाले को भी कॉलम पोजीशन में डाल दिया। तो यहाँ से ये क्या हो गए? यहाँ से ये ए पे, ऊपर में हम इसको डैश बोल लिए, जो बोलना है आपको वो बोल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ए डैश कह लीजिए। तो ए डैश से रिप्रेजेंट हो जाता है क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको घबराना नहीं है इंग्लिश के टर्म को देख करके। ट्रांसपोज का मतलब जब मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा तो आप हिंदी में रिलेट कर लोगे कि अच्छा ये हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो आपको मैथ में कोई लैंग्वेज का वेरिएशन नहीं होता है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा हर चीज़। तो वीडियो बने रहना और देखना है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है आपके पास। तो बस मैंने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। 2 4 5 एक रो में है, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। 2 4 5 3 -1 और 2। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, रो से कॉलम में जब हम चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसी तरीके से अगर इसका हम फिर से ये चेंज किए हुए को हम फिर से अगर चेंज करना चाहें, ये सारे कॉलम को हम रो में चेंज कर दें, ये सारे कॉलम को हम रो में चेंज कर दें, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ए डैश की पावर ए डैश के ऊपर में फिर डैश कर देंगे तो ये फिर से इस पोजीशन में आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल है कि चेंज रो इनटू कॉलम तो हम कर दिए, लेकिन जो चेंज करने के बाद अगर उसको फिर चेंज करेंगे हम, तो चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा? चेंज करने के बाद ये हमारे फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स में चला आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि ए डैश की के ऊपर में अगर फिर डैश लगा देंगे, मतलब ए डैश मतलब ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज कर देंगे, तो उस केस में वो ए के बराबर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये यहाँ से एक रिजल्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, इसको ध्यान में रखना है।
तो आई होप आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा कि जब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो वो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं हम, ए डैश से डिनोट करते हैं। अगर ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमारा किस में, ओरिजिनल मैट्रिक्स में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, m और n है, मतलब 2:3 के रेशियो में क्या है, मैट्रिक्स आपका बना हुआ है। m की वैल्यू 2 मतलब रो 2 है और n की वैल्यू 3 मतलब कॉलम 3 है। तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, ये 2:3 के बदले यहाँ 3:2 हो गया। मतलब m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई और n की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे रो कितने हो गए, रो 3 हो गए, 1 2 3 R1 R2 R3, ये रो 3 हो गए और कॉलम C1 और C2 2 कॉलम हो गए। तो यहाँ से ये भी एक पता लग रहा है कि ये यहाँ की वैल्यू में क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है, यहाँ की वैल्यू में चेंजिंग आ रही है। 2:3 यहाँ पे है तो यहाँ पे 3:2 हो जाएगा बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि अगर 3:4 मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। उसी तरीके से ट्रांसपोज का फिर से हम ट्रांसपोज किए तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया हमारा, 2:3 में बन गया, जो कि आपको यहाँ भी दिख रहा है। तो ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करके चलना है कि कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप का तो हमसे सॉल्व हो जाए। चलिए अब इसके रिजल्ट पे देखते हैं। तो पहला रिजल्ट यहाँ से आपको क्लियर हो गया, मैंने यहाँ बता दिया। अब दूसरा रिजल्ट क्या कहता है, अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ करके, दो मैट्रिक्स ए प्लस बी को अगर जोड़ करके उसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो गया LHS। उसके बाद ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करके उसको ऐड करते हैं तो ये दोनों बराबर होते हैं। इसको आपको करके, आपका मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैंने एडिशन पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। आप वहां से अगर नहीं आता तो वहां से आप देखिए एडिशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन। मैं बताया था कि जो सेम पोजीशन वाले होते हैं उसको ऐड करना, 2 3 से ऐड हो जाएगा, 4 से ऐड हो जाएगा, 5 6 से ऐड हो जाएगा, 3 5 से, -1 4 से, 2 9 से, इस तरीके से ऐड करके और उसके बाद इस सब का ट्रांसपोज करके फिर ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या LHS RHS के बराबर आ रहा है। डेफिनेटली क्या होगा, LHS जो होगा लेफ्ट हैंड साइड वो RHS के बराबर आ जाएगा। मतलब ये रिजल्ट आपको प्रूफ हो जाएगा। ये आपको करके और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है कि हाँ सर आया है कि नहीं आया है, कि क्या डाउट है, ठीक ना। उसके बाद k इंटू ए, मतलब k कोई नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज ये ए है मैट्रिक्स है, इसमें कोई नंबर 2 4 6 8 किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने मल्टीप्लाई का भी तरीका बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे 2a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3a का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको अगर ट्रांसपोज करेंगे, उसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, एक वो वैल्यू को नोट करना है। उसके बाद ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी कर देंगे और तब उस जो वैल्यू जो कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया था फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पहले इसकी वैल्यू कर लेंगे फिर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि इस दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आएगी, ठीक ना। तो मैं ये बताऊंगा नहीं अभी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको ये खुद से क्या करना है, प्रूफ करके देखना है। आपके पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, इस पर आप कैलकुलेट करके सॉल्व करके देखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए, मैं उसको चेक करूंगा, ठीक ना। तो बच्चों यहाँ से आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स खत्म होता है। आई होप कि आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की तरफ। चलिए तो अब हम जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अपोजिट होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए मैं बताया कि ए डैश को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, अगर वो ट्रांसपोज करने के बाद उसी मैट्रिक्स के ओरिजिनल स्टेट में आ जाए तो हम कह देंगे ये कैसा मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे अगर ये हमारा एक मैट्रिक्स है 4 7 7 6, इसके एलिमेंट है, इसका मैंने कर दिया ट्रांसपोज मैंने बताया था चेंज रो इनटू कॉलम। ये हमारा रो है, इसको बना दिए कॉलम, ये हमारा रो है, इसको बना दिए यहाँ कॉलम, ठीक। तो कॉलम बनने के बाद भी ए डैश जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों बराबर है। तो इस केस में क्या आ गया, ए डैश बराबर ए आ गया। तो इस केस में ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये क्या आ गया, सिमेट्रिक
मैट्रिक्स आ। ठीक, तो यहाँ से आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के पास। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है, बस सेम चीज़ होता है, एलिमेंट तो सेम होंगे, ए और ए डैश के एलिमेंट तो सेम होंगे, लेकिन यहाँ 4 है तो यहाँ -4 हो जाएगा, मतलब कि निगेटिव साइन लग जाएंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, उस केस में हम क्या कहेंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे में हमने ए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका मैंने ट्रांसपोज किया, यहाँ पे ए का मैंने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद क्या हम देख रहे हैं, यहाँ 3 है, ट्रांसपोज जब मैं किया तो यहाँ पे 3 आया तो यहाँ -3 आ गया, यहाँ 5 है तो यहाँ -5 है तो यहाँ 5 आ गया, मतलब क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। यहाँ -3 है तो यहाँ 3 है, 0 है तो 0 ही, 0 का तो कोई साइन चेंज हो नहीं सकता। 1 है तो 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पे आना चाहिए, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ 5 है तो यहाँ -5 आ गया। वन वाला कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ठीक ना, 1 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे क्या हो रहे हैं, साइन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ए डैश की वैल्यू जो है वो -a के बराबर आ जा रही है। आपको बताया था निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम मैट्रिक्स का साइन चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, वो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहला जाता है। तो यहाँ से आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये दोनों हमारा कवर हो गया, ये एक बचा है, इसको हम अब कवर करते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसको नोट कीजिए आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे -1 है, ठीक ना, यहाँ -1 है, तो जब इसको मैं रो में चेंज करूंगा, इसको रो में चेंज करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सॉरी, ये हमारा क्या है, ये रो यहाँ चला आया, ये रो यहाँ चला आया और ये रो यहाँ चला आया, ठीक ठीक तो है, हो गया। अब देखिए हर जगह साइन चेंज आपको दिख रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ -1, यहाँ -1 है तो यहाँ 1, ठीक है। यहाँ से ऐसे समझ यहाँ से ऐसे समझिए। चलिए, तो अब हम जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अपोजिट होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए, मैं बताया कि ए डैश को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, अगर वो ट्रांसपोज करने के बाद उसी मैट्रिक्स के ओरिजिनल स्टेट में आ जाए तो हम कह देंगे ये कैसा मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे अगर ये हमारा एक मैट्रिक्स है 4 7 7 6, इसके एलिमेंट है, इसका मैंने कर दिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने बताया था चेंज रो इनटू कॉलम, ये हमारा रो है, इसको बना दिए कॉलम, ये हमारा रो है, इसको बना दिए यहाँ कॉलम, ठीक। तो कॉलम बनने के बाद भी ए डैश जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों बराबर है, तो इस केस में क्या आ गया, ए डैश बराबर ए आ गया। तो इस केस में ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ। ठीक, तो यहाँ से आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के पास। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है, बस सेम चीज़ होता है, एलिमेंट तो सेम होंगे, ए और ए डैश के एलिमेंट तो सेम होंगे, लेकिन यहाँ 4 है तो यहाँ -4 हो जाएगा, मतलब कि निगेटिव साइन लग जाएंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, उस केस में हम क्या कहेंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे में हमने ए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका मैंने ट्रांसपोज किया, यहाँ पे ए का मैंने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद क्या हम देख रहे हैं, यहाँ 3 है, ट्रांसपोज जब मैं किया तो यहाँ पे 3 आया तो यहाँ -3 आ गया, यहाँ 5 है तो यहाँ -5 है तो यहाँ 5 आ गया, मतलब क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। यहाँ -3 है तो यहाँ 3 है, 0 है तो 0 ही, 0 का तो कोई साइन चेंज हो नहीं सकता। 1 है तो 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पे आना चाहिए, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ 5 है तो यहाँ -5 आ गया। वन वाला कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ठीक ना, 1 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे क्या हो रहे हैं, साइन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ए डैश की वैल्यू जो है वो
-a के बराबर आ जा रही है। आपको बताया था निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम मैट्रिक्स का साइन चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, वो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहला जाता है। तो यहाँ से आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये दोनों हमारा कवर हो गया, ये एक बचा है, इसको हम अब कवर करते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसको नोट कीजिए आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे -1 है, ठीक ना, यहाँ -1 है। तो जब इसको मैं रो में चेंज करूंगा, इसको रो में चेंज करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सॉरी, ये हमारा क्या है, ये रो यहाँ चला आया, ये रो यहाँ चला आया और ये रो यहाँ चला आया। ठीक ठीक तो है, हो गया। अब देखिए हर जगह साइन चेंज आपको दिख रहा है, यहाँ यहाँ 1 है तो यहाँ -1, यहाँ -1 है तो यहाँ 1। ठीक है, यहाँ से ऐसे समझ यहाँ से ऐसे समझिए। चलिए, तो अब समझते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। बस ध्यान से बने रहिएगा और कंसंट्रेशन से देखना है लेक्चर को। देखिए, मल्टीप्लिकेशन तब होगा जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर होगा, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा। इस बात को आप अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि ऐसा होगा तभी जा करके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब कैसे है उसको हम समझाते हैं। क्या, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो n की वैल्यू होती है ये हमें नंबर ऑफ कॉलम देती है, और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, तो ये जो m की वैल्यू है ये रोज देता है, ठीक ना। तो नंबर ऑफ रोज देता है, ये क्या दोनों बराबर हैं, तो हाँ बराबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो करेंगे कैसे, तो इसको सीखेंगे कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए, इस पूरे रो को, ये एक पहला रो जो है R1, इस R1 को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे करना कैसे ये भी सीखना है, पहले वाले एलिमेंट को इसके पहले वाले एलिमेंट से, ये वाले एलिमेंट को इसके ये वाले एलिमेंट से, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। अब देखिए सीखेंगे कैसे। अब यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, ए बी, क्योंकि a इंटू बी क्या होगा, ए बी होगा। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स, जगह कम पड़ जाएगा, रुकिए एक सेकेंड, थोड़ा जगह की दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा इधर करके लेते हैं, ठीक। जैसे ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी हमारा एक मैट्रिक्स है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए 2 + 3, ठीक, एक मैट्रिक्स ये हो गया, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई है ना, 2 × 3 + 3 × 2 + 4 × 5, ठीक। क्या किए हैं, 2 × 3, 3 × 2, 4 × 5, एक हो गया। और फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 4, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक ना, इस बात को समझना है। 3 × 3 और 4 × 1, ठीक, ये हो गया। अब हम एक कॉलम का काम खत्म हो गया, अब हम आते हैं दूसरे कॉलम पे, सॉरी एक रो का काम खत्म हुआ है, अब हम आते हैं दूसरे रो पे। दूसरे रो को भी क्या करना है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, पहले इस वाले कॉलम से, उसके बाद इस वाले कॉलम से कर देना है मल्टीप्लाई। अब देखिए 8 × 3 + 7 × 2 + 9 × 5, इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद सेम इसको फिर सेकंड वाले कॉलम से, ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2, ये हो गया R1, ये हो गया R2, R2 को C2 से कर देंगे। पहले किए थे R1 को C1, R1 को C2 से, अब R2 को C1 से कर चुके हैं, R2 को C2 से करेंगे। देखिए 8 × 4 + 7 × 3 + 9 × 1, ऐसे कर देंगे,
तो ये आपका एक मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। 3 2 जा 6, 6 प्लस 20, इधर क्या आ गया 8 प्लस 9 प्लस 4, इधर क्या आ गया 24 प्लस 14 प्लस 45, 8 4 जा 32 प्लस 21 प्लस 9, ये आ गया आपका मैट्रिक्स। इसको भी अब आगे सॉल्व कर दीजिए। 6 6 12, 20 12 32, 8 9 17, 17 4 21, 24 10 34 4 38, 38 और 45 40 30 70, 10 80, सॉरी 24 10 34, 5 4 9 4 13 के 3, हाथ में हासिल 1, 4 1 5 2 7 1 8, 83। ये क्या हो गया 9 1 10 2 12, 1 2 1 3 3 6, ये आपका मैट्रिक्स हो गया 2 इंटू 2 का। ये क्या आया, ये ए बी का प्रोडक्ट करने के बाद ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन राइज होता है, चलिए सर हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना तो सीख गया, लेकिन हमने किया 2 3 को, हमने किया 3 2 को, लेकिन यहाँ तो आ गया 2 2 का। ये तो हो गई पंगे वाली बात कि हम कैसे जानेंगे कि दो मैट्रिक्स किसी भी नंबर ऑफ रोज कॉलम का सिर्फ उसमें अंतर ये सेम होना चाहिए कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो ये दोनों जैसे बराबर हो गया तो मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। कैसे होता है कास्ट में, जैसे शादी के समय क्या होता है कि अगर लड़का का कास्ट भी सेम है और लड़की का कास्ट भी सेम है तो पेरेंट्स तुरंत राजी हो जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर समझिए क्या होता है, फिर डंडे पड़ते हैं। तो उस बात को समझना है। एकदम शादी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना हमारे यहाँ, वही कॉन्सेप्ट है कि अगर इसका मिल गया तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कैसे पता लगाना है कि जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या फॉर्म होगा, वो किस स्क्वायर मतलब किसका ये मैट्रिक्स, कितने रो कितने कॉलम का मैट्रिक्स होगा, ये कैसे पता लगाएंगे, ठीक ना। 2 इंटू 2 का होगा या 3 इंटू 2 का होगा, कैसे पता लगाएंगे। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि ये दोनों कॉमन है, ये दोनों बराबर आ गए तो बाकी बच गए कौन, दोनों 2 और 2 बच गए, बाकी बच गए 2 और 2, तो हमारा मैट्रिक्स बन गया 2 और 2। अगर कोई कह दिया आपसे कि 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स है और 4 इंटू 5 का मैट्रिक्स है, दोनों को अगर हम गुना कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स इसका बन जाएगा। तो ये दोनों तो सेम हो गया, बाकी बचे 3 इंटू 5 का आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आपका कितने का प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कि जो दोनों वो सेम है उसको छोड़ के बाकी जो बच गए उसको हम यहाँ लिख देंगे तो उतने का मैट्रिक्स हमारा बनेगा, मतलब 2 रोज होंगे 2 कॉलम होंगे। तो इस तरीके से आपको ये बात भी समझ में आई होगी, इसको ऐसे हम प्रूफ करके आपको दिखा सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक नोट कीजिए और हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि एक चीज़ तो आप गांठ बांध लीजिए, ये चीज़ जो मैं बताया हूँ पहले कि ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज POS, ट्रांसपोज में जो M इंटू N होता है ये कन्वर्ट हो जाता है N इंटू M में। ये बात मैं बता चुका हूँ, इस बात को दिमाग में फिक्स रखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट है, इस जो होते हैं ना ये सब कुछ दिमाग में बैठाने वाले बात होते हैं, इसको रखिएगा दिमाग में हमेशा। तो आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला कोई मिस नहीं होगा और जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। देखिए दूसरा बात ये ध्यान में रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर 2 इंटू 3 है या 3 इंटू 4 है, ये मैट्रिक्स दोनों A है और B है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके कॉलम और इसके रो मिल रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। लेकिन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका क्या होगा, उसका रोज कॉलम कितने होंगे, तो उसमें 2 रो होंगे और 4 कॉलम हो जाएंगे। 2 इंटू 4 का वो मैट्रिक्स हमारा बन के रेडी हो जाएगा। इस दो कॉन्सेप्ट को आप हमेशा दिमाग में रखिए और उसी के तरीके पे एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो आपके दिमाग को और भी खोल देगा और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। देखिए अब ये एक आपके पास क्वेश्चन आ गया, मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B है, ठीक ना। और आपको बताना है
कि क्या ये ट्रू है, ये वाला जो रिलेशन है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। सपोज ये ऑब्जेक्टिव में आ गया ये क्वेश्चन, फिर आप क्या कीजिएगा ये बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, बहुत बच्चे ये करेंगे कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसका फिर ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद फिर एलएचएस को निकालेंगे, एलएचएस का वैल्यू निकालेंगे, फिर आरएचएस का वैल्यू इसका बी का ट्रांसपोज करेंगे, फिर ए का करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों वैल्यू को मैच करेंगे क्या बराबर आ रहा है। लेकिन एक जो तेज विद्यार्थी होगा, जो तेज स्टूडेंट होगा, उसके दिमाग में स्ट्राइक करेगा ये वाला बात, सर क्या बताए थे ट्रांसपोज में m इंटू एन जो होता है वो n इंटू एम, मतलब m का वैल्यू n पे चला जाता है और n का वैल्यू m पे आ जाता है। दूसरी बात उसको ये याद रहेगा कि सर जो बताए थे कि प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स का होता है उसका क्या नंबर ऑफ रोज कॉलम होता है, यहाँ से पता लग जाएगा। तो हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, ये है 2 इंटू 3 का, मतलब रो 2 है कॉलम 3 है। ये क्या है, ये है 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है ए बी का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ए बी का ट्रांसपोज है, एक सेकेंड, ये ट्रांसपोज जो होगा ये इसके बाहर में है, ये इसके बाहर में, ठीक ना। तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 मिल गया। तो मैट्रिक्स किसका बनेगा, इस 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब यहाँ से ए बी क्या आ गया हमारा, ए बी आ गया 2 इंटू 2। आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस 3 को छोड़ देंगे, रो कॉलम और रो को, बाकी ये और ये बच गया जो कि मैट्रिक्स बन गया हमारा। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, जब हम इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये ट्रांसपोज भी तो यही हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 ही हो जाएगा। उल्टा भी देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर एच एल एच एस हो गया ये। अब देखिए, अब हम आते हैं आर एच एस में, बी डैश बी का ट्रांसपोज प्लस ए का इंटू ए का ट्रांसपोज। अब देखिए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। ये बी का ट्रांसपोज हो गया। इंटू ए का ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज क्या है, 2 इंटू 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स को तो ये 3 को छोड़ देना है, बाकी क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 का हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा आरएचएस में। और यहाँ भी क्या बन रहा था, यहाँ बन रहा था 2 इंटू 2 का, यहाँ भी बन रहा था 2 इंटू 2 का। तो क्या दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल दोनों बराबर है। 2 इंटू 2 का यहाँ ही बन रहा है, 2 इंटू 2 का यहाँ ही बन रहा है। तो कितना जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और जिसको ये रूल नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करने में अपना टाइम को गंवा देंगे और उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से हमें इसके प्रॉपर्टी को देखते हुए प्रॉपर्टी पे दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक ना, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे चलते हैं, इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा 3 टॉपिक खत्म होता है, ठीक ना। तो बच्चों अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो, अगर इस चैनल के लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हो, तो ज़रूर से ज़रूर बच्चों इस चैनल को लाइक कीजिए, सब चैनल के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल थोड़ा ग्रो हो और हम आपके लिए इस तरह के बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना के आपको नॉलेज देने का प्रयास करते रहे, ठीक ना। तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए ताकि चैनल हमारा जल्दी से जल्दी ग्रो हो और हम एजुकेशन सेक्टर में और भी बहुत अच्छा कर सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।